हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे फीवर वगैरह हो गया था। अभी आई एम परफेक्टली फाइन, बट होता ना फीवर के बाद थोड़ा सा आदमी का शक्ल कैसी हो जाती है। फिलहाल मेरी शक्ल वैसी सी ही है, तो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको फर्क दिखेगा। प्लस आई एम ट्रैवलिंग एज यूजुअल, तो बैकग्राउंड जो है आपको थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा चेंज दिखेगा। बट मैंने आपको बोला था ना, हर सैटरडे आपके वीडियो आएगा ही आएगा, तो बस मैं अपना वादा निभा रहा हूं। और आप इस वीडियो को इसी बात पे लाइक कर देना। तबियत खराब के बाद ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और मैंने बोलनी है, पिछला वीडियो वाज क्रेजी, आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने सुनाते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर दोस्तों, कई सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि मैं औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, मुझे औरतों के कम कपड़े पहनने या स्लीवलेस पहनने से दिक्कत है। दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कभी मुझे इन पर्सन मिलोगे तो मुझसे ओपन माइंडेड इंसान शायद आपने नहीं देखा होगा। देखो, कभी भी मैं कोई कहानी अगर सुनाता हूँ तो मैं उस इंसान की कहानी सुना रहा हूँ जिसके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो उसकी मेंटालिटी है। मैं ये इमेजिन करता हूँ कि मैं बस घुस गया हूँ और मैं बस उसके जूतों पे खड़ा हूँ, वहां पे लिटरली उसकी जगह पे अपना को प्लेस करता हूँ। तभी मैं कहानी इतने अच्छे से आपको सुना पाता हूँ, तभी आप लोग स्टोरीज को इतना एंजॉय भी करते हो। तो दोस्तों, प्लीज जजमेंट नहीं करना। अगर जज आपको करना भी है तो उस कैरेक्टर को करना, मुझे नहीं। ठीक है दोस्तों? सो दैट्स आउट ऑफ द वे। इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है आरव ने सीधे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से। ये एक ब्लैक मैजिक स्टोरी है और दोस्तों गजब की कहानी है, तो मुझे उम्मीद है आप पूरी सुनेंगे इस कहानी को। अब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात हो गई है तो मैं आपको ये बता दूं कि आरव और उसकी फैमिली रहती कहाँ थी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है तारा देवी के नाम से, तो आरव और उसकी फैमिली वहीं पे रहती थी। वहां पे उन्होंने जमीन वगैरह खरीदी, फिर अपना घर बनाया था। वो उनका पैतृक गाँव नहीं था। उनका जो एंसेस्ट्रल विलेज था, जहां से वो लोग एक्चुअली में आए थे, वो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर था। ये घर थोड़ा सा नया घर था। ये 2015-16 में ही इन लोगों ने बनाया था। अब दोस्तों, थोड़ा सा मैं आरव की परिवार के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, आरव का जो परिवार था वो प्यार और डिसिप्लिन का ना एक परफेक्ट मिक्सचर था। आरव के पिताजी दोस्तों एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। इंडियन आर्मी में वो एक कमीशन्ड ऑफिसर थे। और जैसे कि उनकी लाइफ होती है आर्मी में एकदम डिसिप्लिन में, ऐसे ही उन्होंने अपने घर में भी डिसिप्लिन बना के रखा था फ्रॉम डे वन। आरव की दोस्तों मम्मी एक हाउसवाइफ है और हम सबकी मम्मी की तरह ही सीधी सादी इनोसेंट है। आरव का भाई भी है दोस्तों, वो भी काफी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में और क्लब महिंद्रा में मैनेजर की पोस्ट पे है। बचपन में दोस्तों आरव के पिताजी का परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। वो लोग 4 भाई और 4 बहनें थे। कैन यू इमेजिन, 4 भाई और 4 बहनें। पर जैसे कि बड़े परिवारों में होता है, जब आप ग्रो अप करते हो, आपसी नोक झोंक, बहस, लड़ाइयाँ, इन सब चीजों की वजह से परिवार धीरे धीरे अलग हो गया। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पे सब लोग अलग अलग तो रहते हैं, पर सारे लोग खुशी खुशी और सुकून में जरूर रहते हैं। दोस्तों, आपके पिताजी के बारे में बता दिया, मम्मी के बारे में, भाई के बारे में, फैमिली के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ आरव के बारे में। दोस्तों, आरव अपने परिवार में सबसे अलग है। आरव बचपन से ही पढ़ाई में सबसे तेज और थोड़े शर्मीले टाइप का रहा है, लेकिन इस साइलेंट पर्सनालिटी के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आरव की जिंदगी के 2 सबसे बड़े उसूल हैं। पहला, भगवान में अटूट विश्वास, और दूसरा, सच का साथ देना। आरव जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते, और अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेंगे, चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा हो। आरव को दोस्तों ये बात अच्छे से पता है कि अभी जो वो कंफर्टेबल आलीशान जिंदगी जी रहा है, उसके पीछे उसके पिताजी की खून पसीने की मेहनत है। एक टाइम ऐसा भी था जब उनकी फैमिली बहुत गरीब थी, खाने तक के वांदे थे। इतना बुरा हाल हो गया था कि उनके पिताजी को पड़ोसी के यहाँ जाकर रोटी मांगनी पड़ती थी। बट आरव के पिताजी नेवर गिव अप। उन्होंने दिन रात एक कर दिए, बहुत मेहनत कर दी, और पूरे परिवार में सबसे पहले जॉब उन्हीं की लगी। आरव के पापा के जैसे ही आर्मी में जॉब लगी, वैसे इनके परिवार के अच्छे दिन शुरू हो गए। इसके बाद आरव के ताऊजी वेटनरी डॉक्टर बने और सबसे छोटे चाचू भी आर्मी में भर्ती हो गए। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे उनके पापा का एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। उन्होंने सिर्फ अपना नहीं सोचा, बल्कि अपने सभी भाई बहनों को पैरों पे खड़ा किया। चाहे घर बनाना हो, या भाई बहनों की शादी करनी हो, या फॉर दैट मैटर घर का कोई भी काम हो, हर काम को आरव के पिताजी ने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा और खुद उस चीज को निभाया। आरव ने भी बचपन से ना अपने पिताजी को सबकी फाइनेंशियली मदद करते हुए देखा। हमेशा खुद को सैक्रिफाइस करके औरों की हेल्प करते हुए आरव ने देखा। और अपने पिताजी का यही बड़प्पन देख के आरव के दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत डेवलप हो गई। आरव के पिताजी एक आदर्श भाई, एक आदर्श बेटा और एक आदर्श बाप थे। पर कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आगे चल के इस परिवार में कुछ ऐसी चीजें हुई
जिसने इस परिवार के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। दोस्तों ये तो हो गई कहानी की बैकड्रॉप। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अब दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2016 से, जब आरव के पिताजी ने तारा देवी में एक लैंड खरीदी अपना सपनों का घर बनाने के लिए। अब ये जो जमीन उन्होंने ली थी ना, ये ली थी इन्होंने अपनी सबसे छोटी बहन के साथ मिलके, यानी आरव की सबसे छोटी बुआ के साथ मिलके। दोस्तों 2 परिवार और 1 जमीन। ड्रीम ये था कि दोनों मिलके घर बनाएंगे अपना अपना, एक साइड पे आरव की फैमिली का, एक साइड पे आरव की बुआ की फैमिली का। और इस टाइम पे आरव तो इन सब चीजों से काफी दूर था। वो कसुमती नामक एक जगह से स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रहा था एक प्राइवेट कॉलेज से, तो वो अपनी पढ़ाई में बिजी था, उसको घर भर से कोई मतलब नहीं था। सो घर का काम 2016 में शुरू हुआ, क्योंकि आरव के पिताजी तो पोस्टिंग में थे, वो तो वहां पे रहते नहीं थे, आर्मी की जॉब है ना भाई। तो बुआ है जो कि काम सारा देखती थी। अब बुआ ने क्या करा था, जो लैंड थी जहाँ पे घर बनना था उसके पास में ही एक छोटा सा घर किराए पे लिया था, ताकि वहां से वो लैंड पे निगरानी रख सके और काम की देखरेख कर सके। बाकी जो पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती थी तो आरव के पिताजी वहां से अपनी बहन को पैसे ट्रांसफर कर दिया करते थे। आरव के पिताजी भाई ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे अपनी बहन पे, वो जो बोलती थी वो मान जाते थे, कोई सवाल इफ बट कुछ नहीं होता था। अच्छा, आरव की जो बुआ है वो थोड़ी सी ना लड़ाकू टाइप की भी थी। अब जब वो वहां पे रहने लगी थी ना, जहाँ पे किराए पे रहती थी, तो कुछ गांव वालों के इक्का दुक्का लोग और एक गांव की ना एक आंटी थी, जिनसे उनकी कुछ छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां शुरू हो गई। अब वो लड़ाइयां इतनी बढ़ गई कि वो लड़ाई पुलिस तक चली गई। आरव बताता है कि बुआ का जो नेचर था ना, वो ऐसा सा था कि वो ना लड़ाई करती थी, फिर फट से जाके कंप्लेन करा आती थी। मतलब पुलिस की ना धमकी टाइप की देती थी लोगों को कि मैं पुलिस में कंप्लेन करा रही हूँ, और जाके करा भी देती थी। अब खैर ये तो सब चलता रहा, पर उसके कुछ टाइम बाद वो जो आंटी जिसकी बुआ से लड़ाई हो रही थी, उसके घर में उसकी जवान बेटी की मौत हो जाती है। और मौत भी कैसे पता आपको? जॉन्डिस से। और जॉन्डिस भी ऐसा कि उसको जॉन्डिस डिटेक्ट होता है और उसके 3 दिन बाद उस लड़की की घर में डेथ हो जाती है इन्फेक्शन के फैलने से। आरव बताता है कि इन सब चीजों में सबसे खौफनाक चीज ये थी कि जब ये घटना हुई ना, तो गांव में सब लोग दुखी थे। गांव में ना सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के बच्चों को जानते हैं, तो किसी के घर में डेथ होती है तो हर कोई परेशान होता है, हर कोई उदास होता है। ऐसे ही हर कोई वहां पर दुखी था, आरव की खुद की फैमिली भी। पर इनकी जो बुआ थी उसने घर पे तेज तेज म्यूजिक लगा रखा था और वो मस्त इस चीज को एंजॉय कर रही थी। बुआ ने तो ऐसा कर रखा था जैसे उनको बहुत ही खुशी हो इस चीज की कि उस घर में उस बच्चे की डेथ हुई है। बुआ की ये चीज लोगों को बहुत अजीब लगी और इस दिन से गांव के लोग भी ना बुआ को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। देखो, पापा का ट्रस्ट बुआ पे बहुत ज्यादा था। अब क्योंकि आरव और आरव के पापा दोनों वहां पे रहते तो थे नहीं, तो उनको वही बातें पता चलती थी जो बुआ बताती थी। तो उनको भी ऐसा लगता था कि गांव के लोग ही खराब है और बुआ एकदम सही है। अब खैर काम चलता रहा आगे, और ऐसे करके दोनों के घरों के 2-2 लिंटर पड़ जाते हैं। जब 2-2 लिंटर पड़ गए दोनों घरों में, तो बुआ ने आरव के पिताजी से 5 लाख रुपए उधार मांगे। आरव के पिताजी ने भी बड़ा दिल किया और वो पैसे बुआ को दे दिए, और ये जरूर कहा कि जब भी घर में ना कोई हमारे बड़ा काम होगा ना, बच्चों की शादी या कुछ होगी, तब तो हमारी मदद कर देना। और ये जो पैसे उन्होंने दिए थे ना, ये घर के काम में यूज नहीं हो रहे थे। घर के काम के पैसे तो आरव के पिताजी दे ही रहे थे, पर ये 5 लाख रुपए उस घर के अलावा थे। आरव के पिताजी एक्चुअली अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। वो जब भी आते थे ना छुट्टी भी, तो वो कैंटीन से ना खूब सारा सामान लाते थे बुआ के लिए। पर वो कहते हैं ना, प्यार कितना भी हो, ये जो पैसे का हिसाब किताब है ना, ये अच्छे अच्छे की नीयत खराब कर देता है। और वही यहाँ भी हुआ। अब ऐसे ही कहानी आगे चलती रही और एक दिन आरव के पिताजी छुट्टी आते हैं, और छुट्टी आके वो बुआ के रेंटेड घर में बुआ के साथ पैसों का हिसाब करने बैठते हैं। अच्छा, आरव के पिताजी की एक आदत थी, अगर वो एक पैसा भी खर्च करते थे ना, तो उसको भी रजिस्टर में लिखते थे। अब जब वो बैठे हिसाब किताब करने, और जब उन्होंने टोटल हिसाब को जोड़ा, तो उन्होंने देखा कि यार जितना पैसा उन्होंने भेजा है उसके बदले में जो काम हुआ है वो तो बहुत ही कम हुआ है। अब जब ये बात उन्होंने अपनी बहन से पूछी, पहले तो बुआ ने चालाकी से बात इधर की उधर करने की कोशिश करी। जब बुआ की चिकनी चुपड़ी बातों में उसके पिताजी नहीं आए, जब उनकी चालाकी काम नहीं आई, तो बुआ ने अपनी बेटी को इशारा किया और उनकी बेटी ने उसके आरव के पिताजी से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे वो झगड़ा, वो बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि बुआ और उसकी बेटी ने मिलकर आरव के पिताजी को घर से धक्के मार के बाहर कर दिया। अब भले ही वो आर्मी से थे, उनमें ताकत थी, पर वो एक अपनी बहन और उनकी बेटी से लड़ते थे ना, वो बेचारे क्या करते। वो बेसहारा से बिल्कुल रात को 11-12 बजे सड़क पे आ गए। उसके बाद उन्होंने आरव के बड़े भाई को फोन किया, वो तुरंत उनको लेने आया, उनको लेके गया। आरव अपने कॉलेज में पढ़ाई में बिजी था, उसको आइडिया ही नहीं था कि उसके पिताजी का, वो जो आदर्शवादी उनके पिताजी हैं, उनकी जो बहन है, प्यारी बहन, उसने ही विश्वासघात कर दिया। बट खैर इसके बाद इनकी बुआ ने क्या करा, मोहल्ले में ना इनकी बुराइयां वगैरह करनी शुरू करी कि वो तो ऐसे थे, ये थे, पैसे भी नहीं देते थे, मैं ही बना रही हूँ घर, इस तरह की बातें।
और उनकी आरव के पिताजी की ना काफी बदनामी सी होने लगी। अब बदनामी होते 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 एक दिन एक खबर आरव के पास ही पहुंच गई और आरव को बड़ा गुस्सा आया। आरव ने अपने पिताजी को फोन किया, उन्होंने बोला पापा अब आप बिल्कुल साइड पे नहीं जाओ, घर जो देखना है जो भी काम है मैं आगे करूंगा, आपको नहीं करना है, आप वहां नहीं जाओगे चाहे कुछ हो जाए। इसके बाद आरव ने बड़ी मेहनत करी। वो आता सुबह सुबह साइट पे, वहां पे लेबर मिस्त्रियों को देखता, काम वगैरह बताता, मटेरियल वगैरह लेके आता, मतलब जो जो चीजें घर में जरूरत होती है वो दिन रात एक करके उसने 2 महीने में अपने घर के 2 मंजिल कंप्लीट करी। और उसके बाद आरव और उसकी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गए। अब जब आरव के परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया तो लड़ाई हुए कई महीने बीत चुके थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, अपनी फैमिली तो अपनी फैमिली होती है, लड़ाई झगड़ा करके क्या ही करना है। तो उन्होंने जो है कि एक तरह से जो लड़ाई थी बुआ के साथ, जो भी उनका रिफ्ट था उसको खत्म कर लिया अपने मन में और चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया। आरव के पिताजी ने भी कहा कि बेटा देखो एक ही खून है, पुरानी बातें भूल जाते हैं। चीजें इनफैक्ट इतनी अच्छी हो गई कि अक्सर वो लोग अब साथ में खाना खाया करते और कई बार तो आरव खुद इनके लिए खाना बनाया करता था। इसी बीच आरव के पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है और वो भी इसी घर में वापस अब आ जाते हैं। वापस जब घर आए तो आरव ने अपने पिताजी से बड़ी प्यारी सी एक डिमांड रखी। आरव ने कहा पापा देखो रिटायरमेंट पार्टी तो हर कोई करते हैं, पर हम इस रिटायरमेंट पार्टी के बदले घर में श्रीमद् भगवत कथा करवाते हैं। पहले तो आरव के पिताजी ने मना किया, पर फिर आरव की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। दोस्तों इस कथा के लिए वृंदावन से व्यास जी पंडित मनमोहन ब्रिजवासी जी को बुलाने का प्लान हुआ और पूरे मोहल्ले में ना एक बड़ा ही पवित्रता और आनंदमयी माहौल सा बनाया गया। पर प्रॉब्लम दोस्तों एक थी कि आरव का जो घर था वो कम्प्लीटली तो बना नहीं था और कंस्ट्रक्शन में आपको पता ही है कैसे पैसे लगते हैं। तो ये कथा भी जो है, इनका जो प्रोग्राम था ये कथा कराने का, उसका जो बजट था उससे कई गुना ज्यादा पैसे उसमें खर्च होने लगे। अब इसी बीच जब पैसे का हाथ टाइट हो गया तो आरव के पिताजी ने बुआ से कहा कि देख तेरे को मैंने जो 5 लाख रुपए दिए थे ना, अगर पूरे ना भी हो तो कुछ पैसे लौटा दे। एक्चुअली अगर तू पैसे लौटा देगी तो कथा में हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली इनकी बुआ का मुंह बन गया। बुआ ने तो ऐसे रंग बदले कि मैं आपको क्या बताऊं। पैसे लौटाने की जगह वो जगह जगह जाके फिर से इनकी बुराई करनी शुरू कर दी और बड़ा ही नेगेटिव सा माहौल हो गया घर में। तो आरव ने बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को संभाला। उसको लगा यार फिर से कहीं बिल्कुल हॉस्टाइल सिचुएशन ना हो जाए। आरव ने कहा पापा कोई बात नहीं, अभी छोड़ो, अभी हम लोग मैनेज कर लेंगे, अब हम जो भाइयों की शादी वगैरह होगी ना तब ले लेना आप अपने पैसे, कोई बात नहीं। अब इसके कुछ टाइम बाद आरव के बड़े भाई की शादी तय हो जाती है। एज यूजुअल शादी में पापा ने फिर से पैसों के लिए डिमांड करी, पर बुआ ने फिर से वही कलेश करना, बुराई करना, ये सब चीजों की कोशिश करी। पर फिर भी आरव ने जो है किसी तरह से उसने रफा दफा किया मामले को और चीजों को शांत किया। फिर जैसे तैसे शादी तो हुई, पर शादी अच्छे से निपट जरूर हुई। दोस्तों आरव के भाई की शादी के बाद आरव के भाई का ट्रांसफर मंडी हो गया। मंडी हिमाचल में एक जगह है दोस्तों, सब्जी मंडी वाली मंडी में समझ लो। अब आरव बाकी लोगों के साथ उस घर में रहने लगा, भाई तो चला गया वहां से। अब दोस्तों आरव और उसकी बुआ की आपस में तो अच्छा था रिलेशनशिप, दोनों साथ में घर का काम वगैरह, दोनों के घर बन रहे थे तो दोनों घर का काम वगैरह देख लेते थे। छत पे आते थे तो सलाम नमस्ते हेलो हाय हो जाती थी। अब धीरे धीरे बुआ का बड़ा ही खराब चेहरा आरव के सामने आने लगा। वो एक आंटी मैंने बताई थी ना आपको, गांव की आंटी जिनसे बुआ की लड़ाई हुई थी, फिर उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। अब वो जो औरत थी ना, वो औरत अक्सर घर के पास से जंगल की तरफ जाया करती थी। वो घास वगैरह गाय वगैरह के लिए लेने के लिए ना वो लेने जाया करती थी। तो आरव नोटिस करता है कि आरव की जो बुआ है वो अक्सर उस औरत को ना जबरदस्ती उकसाती है। कभी उसके ऊपर कचड़ा फेंक देती है छत से, कभी कुछ इस तरह की घटिया हरकतें करती थी ताकि वो औरत गुस्सा करे, उकसाए जाए और फिर जो है लड़ाई हो। जबरदस्ती का उस औरत के साथ झगड़ा करती थी और आरव को मजबूरन फैमिली होने की वजह से अपनी बुआ का साथ देना पड़ता था। आरव का जो नेचर मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो बिल्कुल भी गलत सह नहीं कर पाता था, पर यहाँ पे उसको बस ये लगता था कि यार बुआ का साथ दे देता हूँ, नहीं तो कहीं परिवार ना टूट जाए। बस इस चीज को सोच के वो इस टॉक्सिक बिहेवियर में अपनी बुआ का साथ देता था। अब एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन आरव की बुआ ने आरव से कहा कि मैं उसको उकसाऊंगी, फिर जैसे वो लड़ाई करेगी ना तो तू वीडियो बना लेना, फिर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। अब आरव को बड़ा अजीब हुआ ये, अब वो कैसे गलत का साथ दे, पर बुआ की बात माननी भी पड़ेगी, वो तो फंस गया बीच में। तो आरव ने दिमाग लगाया। आरव ने क्या करा, पूरा ही वीडियो बना दिया शुरू से। तो जब वो पूरा वीडियो बना दिया तो उसने अपनी बुआ से बोल दिया, ओहो बुआ ये शुरू वाला पार्ट आ गया, सॉरी, और आरव ऐसे बच गया। ऐसे कुछ ना कुछ करके आरव अक्सर इस सिचुएशन से निकल आता था, पर ये एक्सट्रीम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आरव का ना दम घुटने लगा था। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और आरव की बुआ की फिर से उस औरत से लड़ाई वगैरह होती है, कहासुनी वगैरह हो ही रही होती है और आरव बस वहां पे पहुंचता है। और जैसे वो पहुंचता है वो सुनता है कि उसकी बुआ कह रही होती है उस औरत से कि जैसे तेरी बेटी मरी ना, ऐसे तेरे को भी मरवाऊंगी, अभी बलि दूंगी, ऐसे तेरे को खत्म कर दूंगी, तू तो क्या तेरे सारे परिवार को मरवा दूंगी। जैसे आरव ने ये सुना, आरव लिटरली फ्रीज हो गया और वो जो औरत थी
वो जोर जोर से बुआ को गाली देने लगी और गाली देते देते वहां से चले गई। आरव की बुआ के मुंह से सारी बातें जैसे कि ब्लैक मैजिक, बली और ऐसी नफरत भरी बातें सुन के आरव के होश उड़ गए थे। आरव की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो ये समझ चुका था कि जिसको परिवार समझ के वो सपोर्ट कर रहा है वहां और कुछ नहीं, सिर्फ टॉक्सिसिटी है। दोस्तों, आरव की बुआ का जो नेचर अभी आपने देखा, जो कैरेक्टर देखा, अगर वो टॉक्सिक और इरिटेटिंग अगर आपको लगा है, अभी तो ये कहानी अलग लेवल पे जाने वाली है। ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है दोस्तों। ये तो बस इंट्रो था जो आपने देखा है। आगे तो भाई आपके पैरों तले जमीन ना खिसक जाए ना, तो आप मुझे बताना। खैर, 2019 का टाइम आता है और आरव के लिए बड़ा हैप्पी टाइम आता है क्योंकि आरव की फाइनली होती है शादी। दोस्तों, आरव अपनी वाइफ को 2011 से डेट कर रहा था। वो साथ में बहुत कंपैटिबल थे, मेहनती थे और दोनों एक दूसरे की तरह साफ दिल के और नेक इंसान थे। दोनों की फाइनली शादी होती है, एक लव मैरिज होती है और आरव की पूरी फैमिली बहुत ही खुश होती है। पर इस खुशी के मौके पे फिर से आरव की बुआ अपने रंग दिखा देती है। आरव के पिताजी फिर से बुआ से हेल्प मांगते हैं, कहते हैं यार वो 5 लाख तेरे को दिए थे, बेटी की शादी में हेल्प हो जाएगी, तूने कहा था ये सो। बुआ ने साफ इनकार कर दिया और उसके बाद इनकार तो किया ही किया, आरव के और आरव की फैमिली के बारे में पूरे समाज में फिर से उल्टा पुल्टा बोलना, उनकी बदनामी करनी शुरू कर दी। आरव ने सब कुछ कामली हैंडल किया। उसने कहा छोड़ो यार, मतलब नहीं पढ़ो इन चक्करों में तो बेटर है। उसने चिल मारने की कोशिश करी और देन उसके बाद टाइम आगे बढ़ता गया। दोस्तों, फिर आ गया 2020 और आपको पता है 2020 में क्या हुआ था। कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया एंड सारे दुनिया के मैक्सिमम लोगों के करियर स्टॉल हो गए, वहीं पे रुक गए। तो आरव जो भी अपनी जिंदगी में कर रहा था वहीं पे उस पर फुल स्टॉप लग गया। 2020 में आरव ने ऑनलाइन कुछ काम करना शुरू किया। उसने यूट्यूब चैनल भी खोला, थोड़े बहुत पैसे भी कमाने शुरू करे। पर आरव के फादर उससे हैप्पी नहीं थे। आरव के पिताजी को लगता था ओरिजिनल नौकरी ही नौकरी होती है, घर के बाहर जाने वाली नौकरी नौकरी होती है। घर बैठ के पैसा कमाने का कंसेप्ट, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट उनको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद पिताजी ने काफी प्रेशराइज किया, तो आरव ने इधर बहुत हाथ पैर मारे एंड फाइनली 2020 के एंड में उसकी बजाज फाइनेंस में जॉब लग जाती है, सेल्स वगैरह में किसी चीज में, सिर्फ 8,000 रुपये महीना। 8,000 रुपये महीना काफी तो नहीं था आरव के लिए क्योंकि अब उसकी शादी भी हो चुकी थी, पर पापा की खुशी के लिए उसने जॉब को हैप्पीली एक्सेप्ट किया। और वो जो जॉब उसको मिली थी, फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये थी कि जो तारा देवी जहाँ पे उसका घर था वहीं पे रह के उस जॉब को कर सकता था। आरव की नौकरी लगने के बाद आरव की बुआ ने आरव को और ज्यादा गंदी तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया और ज्यादा चिढ़ मच गई होगी ना उनको। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। बुआ जानबूझकर आरव की बिल्डिंग की तरफ गंदा पानी, कचरा, यहाँ तक कि कुत्ते की पॉटी तक फेंक देती थी। आरव ने अपनी वाइफ को पहले ही समझा दिया था कि इनके ना मुंह मत लगना, इनको बस इग्नोर करना। पर बुआ वॉज रिलेंटलेस। वो रोज आरव के परिवार को ताना मारती थी। एक दिन सरसों पर पानी तब निकल गया जब बुआ रास्ते से गुजरती हुई आरव की वाइफ के ऊपर गंदा पानी फेंक दिया। अब आप ही सोचो, किसी आत्मसम्मानी लड़की के लिए तो ये बहुत ही गलत नहीं हो गया। तो खैर, आरव ने तो बड़ा समझाया था अपनी वाइफ को, पर उसकी वाइफ ने भाई करारा जवाब दिया बुआ को। भयंकर इनकी लड़ाई हो गई, पर आरव ना इन सारी लड़ाइयों झगड़ों से ना दूर रहने की कोशिश करता था। अब इसके बाद जो बुआ की जलन थी ना, वो और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आरव का जो घर था उस पे आ गए किराएदार रहने के लिए, वो भी 6। अब जब वो घर किराए पे लग गया तो बुआ को बहुत चिढ़ मची क्योंकि बुआ के यहाँ कोई रहने नहीं आता था, क्योंकि उनका नेचर ही इतना खराब था, वहां पे रह ही नहीं पाता था आदमी। तो उसके बाद तो बुआ ने आरव और आरव की फैमिली को तो तंग करती थी वो, अब उसने किराएदारों को भी तंग करना शुरू कर दिया। वही सेम, उनकी तरफ गंदा पानी फेंकना, कुत्ते की पॉटी फेंक देना, कचरा फेंक देना, ये सारी चीप चीजें। आरव का पूरा घर टॉक्सिसिटी से दुखी हो चुका था। आरव मेंटल प्रेशर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, पर फिर भी अपने जमीर को मारते हुए वो सब कुछ इग्नोर करके अपनी बजाज फाइनेंस की जॉब पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। बुआ ने जब देखा कि आरव और उसकी फैमिली, इवन किराएदार, ये कचड़ा और कुत्ते की पॉटी वगैरह इस सब तमाशे से टूट नहीं रहे, तो उन्होंने और ज्यादा गंदा दिमाग लगाया। अभी जो बुआ थी ना, इसकी कुछ जानने वाले थाने में थे, तो बुआ ने क्या करना शुरू किया, पहले तो वो इनको जबरदस्ती उकसाती थी, परेशान करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और फिर एडिट करके वीडियो या अधूरा वीडियो बना के थाने में जाके कंप्लेन कर देती थी। आरव बताता है कि भैया एक टाइम ऐसा आ गया था कि आरव की वाइफ और किराएदार टोटल मिला के 50 से ज्यादा कंप्लेंट पुलिस थाने में इनकी कर दी थी। मतलब इतना हरास कर दिया था आरव को कि आरव बताता है कि लंच टाइम होता था ऑफिस का, तो लंच टाइम में वो थाने जाके बयान दे रहा होता था। सुबह जॉब में जाने से पहले वो थाने में होता था, जॉब से आने का तो थाने में होता था, क्योंकि जब भी कोई आपकी कंप्लेन करता है ना, आपको थाने में जाके उसके बदले में अपना बयान देना पड़ता है कि है नहीं, हमने ऐसा किया नहीं किया, क्या हुआ था, सब चीजें। बहुत ही मेंटली हरास हो गया था, बहुत ही प्रेशर में था आरव, पर फिर भी उसके अंदर बहुत संयम था और बहुत शांति से सब चीजों को इग्नोर करते जा रहा था। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब रेप जैसा घिनौना आरोप बुआ ने आरव पे लगा दिया कि आरव अपनी बुआ को रेप करना चाह रहे थे।
कैन यू इमेजिन? ऑल्दो झूठे केसेस थे तो ये हट जाते थे, पर ये मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर आरव के ऊपर था। आरव और उसकी फैमिली बहुत परेशान हो गए थे, पर जो सारा इनका परिवार था सब उसको यही बोलते थे, क्योंकि सबको पता ही था देखो बुआ कैसी है। तो हर बड़ा बुजुर्ग उसको ये बोलता था कि बेटा बस इग्नोर करो और आगे चलते जाओ, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता जाता है, आप बिल्कुल इग्नोर करो और परेशान मत हो। पर कैसे ना होना आदमी परेशान, कितना हैरास हो रहा है आदमी, वो तो जिस पे बीतती वही जानता है। और ऐसे ही आरव अंदर ही अंदर ना घुटते जा रहा था, परेशान होते जा रहा था। अब जो आरव और आरव की बुआ का घर था ना, वो बिल्कुल चिपका हुआ था, मतलब ये घर है और ये घर है, तो एक दीवार चिपकी हुई थी। अब सारी चीजों को क्योंकि आरव और उसकी फैमिली इग्नोर करते जा रहे थे, जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो उसकी बुआ को ऐसा लगने लगा कि यार ये परेशान क्यों नहीं हो रहे। तो किराएदारों को परेशान करने के लिए बुआ ने नई तरकीब अपनाई। जो बीच की दीवार थी बुआ ने उसको डैमेज कर दी, और इस हद तक डैमेज किया कि एक साइड से दूसरी साइड देखा जा सकता था। अब आप सोचो, आपका घर है और वहां छेद से कोई पीछे से औरत देख रही है, क्या आप चैन से रह पाओगे? इस हद तक गिर गई इसकी बुआ। अब जो ये स्ट्रक्चरल डैमेज किया था ना उन्होंने, दिस वाज अ डायरेक्ट अटैक। आरव इस बार चुप नहीं बैठा, उसने तुरंत पंचायत में कंप्लेन दर्ज कराई। प्रधान और कमेटी मेंबर्स मौके पर आए, पूरा मुआयना किया गया और फैसला सुनाया गया कि बुआ को दीवार तुरंत रिपेयर करानी पड़ेगी। लेकिन बुआ पर जैसे कानून या पंचायत का कोई असर नहीं हो रहा था। बुआ का बिहेवियर अब एक नॉर्मल इंसान जैसा रहा ही नहीं था, वो बिल्कुल पागलपन पे उतर आई थी। खैर जैसे तैसे आरव और आरव की फैमिली टाइम काटते रहते हैं, टाइम चलाते रहते हैं। अब दोस्तों आता है 2021। नई नई गर्मियां शुरू हुई थी, अप्रैल का टाइम था और बहुत ही खूबसूरत संडे था। आरव और उसकी बीवी मार्केट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आरव आराम से ईयरफोन लगा के फोन में गेम खेल रहा था और बाहर आंगन में उसके जो किराएदार के बच्चे वो खेल रहे थे। पूरा माहौल शांत था, पर ये शांति एक बड़े तूफान से पहले की थी। आरव की बुआ ने बगल वाली बिल्डिंग से बच्चों को टोकते हुए कहा, यहाँ मत खेलो, शोर हो रहा है। इस पर आरव की बीवी ने नॉर्मल तरीके से कहा, बच्चे हैं, खेलने दो, आपको क्या दिक्कत है? बस इतनी सी बात पर बुआ का गुस्सा भड़क जाता है और दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ गई कि बुआ अपने घर से नीचे आ गए और आरव के गेट पे खड़े होकर जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देने लगती है। अब आरव ने ईयरफोन लगाए थे, उसको हल्की हल्की आवाज आ रही थी, पर वो ना बस इग्नोर कर रहा था। पर वो बुआ भाई वहां से गाली गलौज गाली दिए जा रही है। आरव को हल्की हल्की आवाज तो कान के अंदर आ रही थी। जब बुआ को लगा कि ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो और जोर से और गंदी गंदी बातें बोलने लगी और फिर उसने ऐसी बातें बोली जिसके बाद फाइनली आरव ट्रिगर हो गया। बुआ ने बोला, तुझे, तेरे परिवार को, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी, ऐसा करूंगी तू गायब हो जाएगा। और आरव समझ गया क्या कहना चाहिए। आरव ने ईयरफोन निकाला और सीधे उसको जवाब दिया कि तेरे को जो करना है तू कर ले, तेरे को जो उखाड़ना तू उखाड़, देखो जो जादू टोना कर ले तू कर ले, मेरे इष्ट देवता मेरे साथ। ये सुनते बुआ बिल्कुल पगला सी गई। उसने पत्थर उठाया और फेंका और वो पत्थर सीधे आरव की टांग पे लगा। आरव को एकदम से बहुत ही तेज गुस्सा आया, वो नीचे उतरा और जैसे वो नीचे उतरा वहां से उसकी बुआ का जो कुत्ता था वो भागते हुए आता और आरव के घुटने पे काट लेता है। जैसे ही कुत्ता आरव को काटता है उसका गुस्सा फटता है। ये जो लोग होते हैं ना दोस्तों, जो शांत होते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है, भयंकर आता है, वो इतना तेज कुत्ते को लात मारता है ना, कुत्ता 4-5 फीट दूर उछल के गिरता है। इसी बीच बुआ और उसकी बेटी आरव पे पत्थरों की बारिश कर देते हैं और एक पत्थर आरव के सीधे सर पे लगता है और जैसे सर पे पत्थर लगता है, सर कट का एक पार्ट यहाँ से फट जाता है माथे से और वहां से खून बहने लगता है। जैसे आरव को खून बहता हुआ दिखता है ना, आरव का कंट्रोल खत्म हो जाता है। आरव घर के अंदर घुसता है और बुआ और उसकी बेटी के दो खींच के थप्पड़ लगाता है। आरव की बीवी जब देखती है आरव के खून आ रहा है तो वो भाग के जाती है और बस बीच में बीच बचाव वगैरह करने लगती है। बीच बचाव के चक्कर में उसकी बीवी के बाल पकड़ लेती है वो और बालों से उसे खींच के गिरा देती है। और उसके बाद तो आरव का गुस्सा अलग लेवल पे चले जाता है। आरव बुआ को पकड़ता है और खींच के थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है और इतना पीट देता है ना कि बस जैसे उनको पिटाई लगाने में, वो मारने में, वो वायलेंस में आरव को ना सुकून मिल रहा हो, क्योंकि इतने सालों का हरासमेंट उसको हो रहा होता है ना। खैर मार पिटाई के बीच में बुआ फोन उठाती है, पुलिस को फोन लगा रही होती है कि आरव उसका फोन पकड़ता है और सीधे नीचे फेंक देता है और जमीन में पटक देता है। उसी बीच उसकी बेटी पुलिस को फोन करती है और जब तक वो पुलिस को फोन करती है आरव भी अपने पिताजी को फोन करते हैं और पूरी बात पिताजी को बता देता है। अब क्योंकि उसके पिताजी भी आर्मी ऑफिसर रह चुके होते हैं और अच्छे लेवल पे होते हैं, तो वो जब पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो उनकी कंप्लेन जल्दी दर्ज हो जाती है। फिजिकल लड़ाई तो दोस्तों खत्म हो गई होती है, पर ये जो मेंटल लड़ाई होती है ये अभी चालू है। बुआ अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही होती है कि इसने मेरे पे हाथ उठाया, अब ये जेल जाएगा। पर बुआ को ये बात पता नहीं होती है कि आरव की परिवार की कंप्लेन पहले दर्ज हो चुकी है और जो कंप्लेन पहले दर्ज होती है उसको वेटेज मिलती है। अब दोस्तों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है कि बुआ ने बोला मेरे को मारा, आरव बोल रहा है इसने मेरे को मारा, तो ये क्रॉस केस बन जाता है और ये फाइनली कोर्ट में चले जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे कि ये ब्लैक मैजिक की क्या कहानी है, तो वायलेंस मार पिटाई की कहानी। अभी दोस्तों आगे आप देखते जाओ क्या होने वाला है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बस शुरुआत। किस लेवल तक उसकी बुआ गिरेगी अभी आप देख। अब जब एक केस कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट में बुआ जितने गवाह लाई होती है सब झूठे होते हैं वो। पर आरव के पक्ष में सारे किराएदार, आरव की फैमिली, प्रधान और आस पड़ोस के सारे लोग आरव के पक्ष में बयान देते हैं और ये केस आरव जीत जाता है। जैसे आरव ये केस जीतता है ना, आरव की बुआ एकदम शांत हो जाती है
बिल्कुल शी गोज साइलेंट। अब दोस्तों केस तो आरव जीत गया, पर इस दौरान आरव की जो इमेज थी ना वो काफी खराब हो जाती, क्योंकि एक महिला पे हाथ उठाना, लोगों को तो पूरी स्टोरी पता नहीं होती, दूर दूर तक रिश्तेदारी में बात फैल जाती है कि आरव ने महिला पे हाथ उठाया, अपनी खुद की बुआ को मारा। तो उससे जो आरव की इमेज थी वो काफी खराब हो चुकी थी, पर इससे आरव को फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, आरव का दिल जरूर टूटा था कि उसका खुद का खून, जिसको उसने इतना डिफेंड किया, अपनी बुआ को कितना सहाया उसने, उसके बाद उसने ऐसा करा है, तो उसका दिल जरूर टूटा था। पर हाँ, ये जरूर था कि एक चीज की उनको खुशी थी कि भाई ये बुआ फाइनली जो है अब शांत हो गई है, अब चुप हो गई है। अब बुआ के शांत होने के बाद आरव ने अपना सारा फोकस अपने करियर पे लगा दिया, अपनी जॉब पे लगा दिया। जहां आरव की जॉब स्टार्ट हुई थी दोस्तों 8,000 रुपए महीने से, आरव का पैकेज अब 4 लाख रुपए साल का हो चुका था। आरव की पूरी फैमिली, आरव के फादर, उसकी वाइफ, उसका भाई, आरव की इस सक्सेस से बहुत खुश थे। कंपनी भी बहुत खुश थी और आरव को ना उन्होंने सबसे चैलेंजिंग जगह पे ट्रांसफर कर दिया। आरव उनका बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय था, और ऐसा कंपनीज में अक्सर होता है कि वो जो जगहें चल नहीं रही होती ना, जो ब्रांचेस अच्छा नहीं कर रही थी, वहां पे अपने बेस्ट परफॉर्मेंस वाले बंदों को भेजते हैं। तो ऐसे ही आरव को दरला घाट और रोहरू, ये 2 जगहों की लोकेशन दे दी गई। दोस्तों अब आता है साल 2022, और 2022 आरव के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आया। 2022 में आरव बिकेम अ फादर। आरव की वाइफ ने एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, और उस बच्ची का नाम प्यार से आरव ने सुधी रखा। उस बच्ची के इस घर में आने से पूरी फैमिली खुशी से मानो झूम रही थी। आरव अपनी बेटी और अपनी पत्नी को पूरी दुनिया से बढ़कर चाहता था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन पहाड़ों की एक पुरानी बात है, जब मौसम बहुत ज्यादा शांत हो जाए ना, तो समझ लो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अब पर्सनल लाइफ तो बढ़िया चल रही थी, पर एज अ सेल्स मैनेजर आरव के पहले के 6 महीने बड़े खराब निकलते। टारगेट का प्रेशर और नई लोकेशन को ट्रैक पर लाना आसान नहीं था, और इसी स्ट्रेस के बीच आरव एकदम से इतने भयानक बीमार हो गए जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं करी थी। आरव की जो फूड पाइप थी, जो खाने वाली पाइप होती है, इसमें छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं, और आरव की बॉडी पे एक्सट्रीम लेवल पे एसिड बनने लगता है। आरव की हालत इतनी खराब हो गई कि वो 3 दिन तक दरला घाट के कमरे में अकेले बंद रहे, ना पानी ना खाना, और उसका फोन वो भी स्विच ऑफ हो चुका था। He was completely unconscious to the world around him. आरव को लिटरली कोई होश नहीं था। आरव के पिताजी आरव को ट्राई करते रहे, पर जब बार बार आरव का फोन बंद आया ना, तो उनको थोड़ा शक हुआ। अंकल तुरंत दरलाघाट गए, और वहां उन्होंने आरव को ऐसी हालत में देखा ना, वो उसके बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल संजौली नाम की एक जगह पे था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद साफ कहा कि आप इन्हें थोड़ा सा भी लेट लाते ना, तो शायद ये बच ही नहीं पाते। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में खैर एडमिट किया गया, और फिर वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद जब वो थोड़े ठीक हो गए तो हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिली। आरव को मेडिकल लीव दी गई, और फिर उसको अपने गांव लाया गया। अब पहाड़ी परिवारों में दोस्तों जब ऐसी कोई आपदा आती है, एकदम से कोई तकलीफ आती है ना, लोग अपने कुल देवता के पास जाते हैं। ऐसे आरव और आरव की फैमिली भी अपने कुल देवता के पास गई, वहां पे पूजा करी गई। देवता आए, देवता से पूछा गया, तो देवता ने ऐसी कोई खास बड़ी प्रॉब्लम बताई नहीं। बस देवता ने अपने मंत्र करे हुए चावल दिए इनको रक्षा के लिए। अब जो आरव है ना, वो एक फाइटर है। जैसे ही उसकी ना तबीयत ठीक हुई ना, तो उसने अपने जॉब में फिर से मेहनत करी, और बजाज फाइनेंस में ना क्रेजी लेवल का बाउंस बैक किया। जो उसकी ब्रांच चलती नहीं थी ना, वहां सिर्फ 4 एम्प्लॉय थे, पर उसने मेहनत कर करके वहां पे एम्प्लॉयज बढ़ाए, वहां पे बिजनेस एक्स्ट्रा आने लगा। मतलब ब्रांच को उसने लिटरली उठा दिया दोबारा से। कुछ महीनों की बात थी कि आरव की टीम रेडी हो चुकी थी, वहां पे बिजनेस आने लगा था, और जो आरव का पैकेज था ना 30,000 रुपए महीना, तो अब सिर्फ उसे इंसेंटिव आता था, पैकेज अलग है। सो बिजनेस वाइज करियर में आरव वाज डूइंग अमेजिंग। पर्सनल लाइफ में ही वॉज वेरी हैप्पी। उसकी छोटी सी बिटिया थी, बहुत प्यारी सी वाइफ थी, पिताजी थे प्यार करने वाले, सब कुछ था उसके पास। अब सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन आरव को हॉस्पिटल से कॉल आया। आरव को पता चलता है कि आरव का बड़ा भाई, उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। आरव भागा भागा हॉस्पिटल जाता है और अपने भाई को देखता है, काफी चोटें वोटें लगी हुई हैं। जिस आदमी ने उसका एक्सीडेंट किया होता है वही उसको हॉस्पिटल लेके आया होता है। आरव आओ देखता है ना, उसको इतना गुस्सा आता है, वो जाता है उस आदमी से लड़ाई करता है और उसके 2-3 थप्पड़ लगा देता है। बाद में आरव को पता लगता है कि गलती उसके भाई की ही थी। वो रॉन्ग साइड पे बाइक चला रहा था, पता नहीं अपनी सुध में खोया हुआ था, और गाड़ी वाले से जाके वो खुद टकराया है। उसके बाद आरव को बहुत गिल्टी हुआ, उसने माफी भी मांगी, पर देन उसके बाद ही वॉज हैप्पी कि चलो उसका भाई जो है एटलीस्ट खतरे में नहीं है, खतरे से बाहर है। आरव के भाई को जब होश आता है तो उसके बाद फिर से ये लोग जाते हैं देवता के पास, कुल देवता के पास, पूजा वगैरह कराते हैं। पर इस बार भी कुल देवता कुछ भी फिशी नहीं बताते, मतलब कुछ भी नहीं बताते कि तुम पे कुछ गलत हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। बस चावल वगैरह दे देते हैं, पिठिया वगैरह लगा देते हैं, दैट्स इट। ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। इसके बाद आरव अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन में सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है, और आरव की प्रोफेशनल लाइफ अमेजिंग चल रही थी। लेकिन इसी कामयाबी के पीछे एक नया और अजीब सा साया उन्हें घेर रहा था। आरव को रात में नींद आनी बंद हो गई।
स्टार्टिंग में वो डेली 3 से 4 घंटे सो पाता था, पर धीरे धीरे नींद और कम होने लगी थी। हालत ये हो गई कि कभी कभी वो पूरी पूरी रात अकेले जागता रहता था, उसकी आंखें बंद ही नहीं होती थी। आरव को ऐसा लगता था जैसे उसकी नींद किसी ने चुरा ली है, क्योंकि लाइफ में कभी आरव को सोने की दिक्कत ही नहीं हुई, पर ये सडनली पता नहीं क्या था। आरव बहुत परेशान हो गया। इवेंचुअली वो मेडिकल हेल्प लेने जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बताते हैं कि उसको इंसोम्निया है और उसके बाद उसको स्लीपिंग पिल्स वगैरह देते हैं, पर उन स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी, वो दवाइयां लेने के बाद भी आरव हार्डली 2 से 3 घंटे सो पाता था। और ये जो नींद नहीं पूरी होने की वजह से आरव की ना जो शरीर था, उसकी जो आत्मा थी, वो लिटरली थक चुके थे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, आरव और ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। आरव का शरीर थकता ही जा रहा था और वो काफी वीक होता जा रहा था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई आरव पे, पर मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं हुई उसकी, ये तो फिर शुरुआत थी। तो उसकी जिंदगी में ऐसी अजीब और डरावनी चीज शुरू हुई थी जिसने उसका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिला के ही रख दिया। आरव ने बताया कि जो पैसा आरव दिन रात एक करके इतनी मेहनत और भयानक इंसेंटिव के साथ कमा रहा था, वो पैसा कहाँ गायब हो रहा था उसे खुद पता नहीं चल रहा था। इट वॉज लाइक कि उसका पैसा हवा में ना ऐसे कहीं गायब हो जा रहा था। एक्चुअली में आरव का जो दिमाग था, आरव के कंट्रोल में ही नहीं रहा। ऐसा लगता था जैसे आरव ना बहक गया है, जैसे उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में आ चुका है। आरव बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदार इंसान हुआ करता था, पर अब पता नहीं उसे क्या हो गया था। कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, दूर का कजन, ऑफिस वर्कर, कोई भी अगर आरव से फाइनेंशियल हेल्प मांगता था, आरव खुले हाथों से उसे पैसा दे देता था। लिटरली पैसे लुटा देता था उनपे। आरव चाह के भी खुद को रोक नहीं पाता था, और जब वो कर देता था ना ये काम, लोग चले जाते थे, उसके बाद उसको रियलाइजेशन होती थी कि उसने क्या कर दिया, और उसके बाद वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता था। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो चुका था। जितना पैसा वो कमाता था उससे ज्यादा वो लुटा दे रहा था। अब यहाँ तक ना आरव की जिंदगी में चीजें अजीब चल रही थी, पर एज सच पैरा नॉर्मल बोल के कुछ नहीं था। पर जुलाई 2024 में जो घटना आरव के साथ हुई, आरव बोल रहा है कि उसके बाद जो उसका दिल दहल गया ना, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि क्या बीती उस पे। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ उसके साथ। जुलाई 2024, एक रात आरव की वाइफ को अचानक ऐसा लगा कि उसके बेडरूम में जो कंबाइंड दीवार है ना, जो उसकी और बुआ के बीच की दीवार है, उसके अंदर से जोर जोर की आवाज सी आ रही है। और वो आवाज पता कैसी थी दोस्तों? जैसे कोई चीज होती है ना, जब आप कोई चीज रगड़ते खुरचते हो, मान लो कोई कील से आप दीवार में खर खर मार लो, उस तरह की आवाज थी। अब वो आवाज को जब वो लोग ट्रेस करने लगे, दीवार पे कान लगाया, तो दीवार के दूसरी साइड से उनको एक औरत की हंसने की आवाज। और जब और ध्यान से उन्होंने सुना, तो वो सिर्फ हंसने की आवाज नहीं थी, वो कुछ बोल रही थी। और उस पूरे सेंटेंस में एक ही शब्द इनको बार बार समझ में आ रहा था, और वो था बलि। वो बार बार कुछ बलि रिलेटेड बोल रही थी। आरव की वाइफ इतना डर जाती है कि वो आरव को कॉल करके पूरी बात बताती है, पर जब तक वो आरव की बात बताती है तब तक वो आवाजें आनी बंद हो जाती। पर आरव की वाइफ बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। अब अगले दोपहर सब कुछ नॉर्मल था। सुधी अपने खिलौने से नॉर्मली खेल रही थी कि एकदम से खेलते खेलते वो बहुत तेज रोने लगती। अब जैसे आरव की वाइफ देखती है सुधी की तरफ, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई साया सा हो जिसने सुधी का हाथ पकड़ा हुआ है। वो दौड़ के सुधी की तरफ जाती है, सुधी को गोद में उठाती है, और जब वो सुधी को गोद में उठाती है तो वो देखती है कि सुधी की जो हाथ है, ये जो कलाई होती है ना उस बेचारी बच्ची की, उससे खून बह रहा है। वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा खून नहीं बह रहा होता है, पर ऐसा लगता है जैसे किसी तिकोनी चीज से ना रगड़ दिया हुआ। वो बच्ची रो रही होती है, हाथ से खून बह रहा होता है। तो आरव की वाइफ और आरव के पिताजी सुधी को लेके फटाफट से हॉस्पिटल के निकलते हैं। जैसे वो घर के बाहर जाते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है। वो देखते हैं उनके घर के बाहर उनको कुछ मरे हुए कबूतर पड़े हुए दिखते हैं, और उन कबूतरों के बगल में ही कीलें पड़ी होती हैं जिसपे कुछ सिंदूर सा लगा होता है, और उस एरिया से भयंकर बदबू आ रही होती है। पता नहीं वो कबूतरों की थी या क्या चीज थी, पर वो बहुत गंदी स्मेल थी। अब सुधी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और डॉक्टर जब सुधी को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं इस बच्ची के हाथ में तो पिन जैसी कुछ घुसी हुई है, आपने देखा नहीं क्या? अब शीला यानी कि उसकी वाइफ शीला बहुत हैरान हो जाती, क्योंकि पैनिक में उसने अपनी बेटी को उठाया था, उसने ब्लड सा तो देखा था, पर उसने कोई चीज घुसी भी नहीं देखी थी। सुई होती है ना दोस्तों जिससे ब्लड निकलता है, उतनी पतली पतली कोई चीज उस बच्ची के हाथ में घुसी हुई थी। डॉक्टर एक एक करके निकालता है, पर सुधी की वो हालत देख के आरव की वाइफ की बहुत हालत खराब हो जाती है। आप सोच रहे हो एक माँ बच्ची, मतलब कैसा लगा होगा उसको, उसकी बेटी के हाथ में पिन घुसी हुई है। और ये सब चीजें ना बहुत क्रेजी थी, मतलब कितना एक्सट्रीम वो सिचुएशन होगी शायद मैं आपको इतना अच्छे से बता ना पाऊं, पर आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या माहौल होगा, क्या दहशत हुई होगी उनके दिल में। डॉक्टर वो पिन्स निकालते हैं और उसके बाद बैंडेज वगैरह करते हैं, पर इस सारी सिचुएशन से शीला बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। वो आरव को कॉल करती है और रोती है उसके सामने, और उसको पूरी बात बताती है। आरव भी बड़ा घबरा जाता है,
और आरफ फिर डिसाइड करता है कि छुट्टी लेके अब वो घर ही आ जाएगा कुछ दिनों के लिए। दोस्तों यहाँ से कहानी और इंटेंस होने वाली है। अब अगले दिन आरफ सुबह अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस से लीव वगैरह करता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही वो अपने घर के लिए निकलता है ना भाई, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आरफ बताता है कि लिटरली उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, जैसे कोई थॉट ही ना हो। सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है उसके। आरव अपना फोन स्विच ऑफ करता है और पता नहीं क्या सोच के वो मेरठ जाने वाली बस में बैठ जाता है। और जिस समय पे वो मेरठ की बस में बैठा है उसी वक्त उसके घर में पता नहीं वो काला जादू टोटका उसका इतना भयानक असर पड़ता है छोटी सी बच्ची सुधी पे कि उसका जो शरीर है वो हल्का हल्का नीला पड़ना शुरू हो जाता है और उसको लगातार से झटके आने लगते हैं। झटके मतलब जो फिट्स होते हैं ना दोस्तों, तो फिट काफी लंबा चलता है। जो माइक्रो फिट्स होते हैं उन्हें झटका बोलते हैं, कि वो बस 20-30 सेकंड का फिट होता है, वो पड़ने लगते हैं नॉन स्टॉप। और ये सारी चीजें देख के शीला यानी आरफ की वाइफ की भी हालत काफी खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है और इतना पैनिक करने लगती है कि उसको सांस आनी बंद हो जाती है। अब सबसे गलत बात ये होती है कि जो शीला थी और जो सुधी थी बेचारी बच्ची, माँ बच्ची दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है, पर वो किसी को बता ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आरफ के पिताजी जब ऐसे घूमते टहलते हुए वो जब वो लिविंग रूम से होते हुए उनके बेडरूम से गुजर के देखते हैं, वो देखते हैं कि बेडरूम के फ्लोर पे दोनों लेटे पड़े हैं अनकॉन्शियस। वो बेचारे भाग के जाते हैं और उनको उठाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने लगते हैं। पर गाड़ी का इंतजाम करने तक उनको समझ में आ जाता है कि उनके घर की बहू और वो नन्ही सी जान दोनों ने सांसें लेना बंद कर दिया होता है। दोनों के दोनों को वो खो चुके होते हैं। अब आरफ के पिताजी को समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या। यहाँ आरफ के पिताजी परेशान है, उनके सामने 2 लाशें पड़ी हैं पर आरफ का कोई ट्रेस नहीं। आरफ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आरफ बताते हैं कि उस टाइम पे जब पीछे से घटना हो चुकी उनके घर में, आरव शहर से शहर भटके जा रहा है। कभी मेरठ की बस में बैठ गया, उस बस से कहीं और बैठ गया। उसका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। माइक्रो सेकंड के लिए वो होश में आता था, उसको रियलाइज होता था वो बस में बैठा, पर फिर पता नहीं वो ऐसे जैसे नशे हो जाते हैं ना, वो खो जाता था। और इसी बीच उसने मुंबई की ट्रेन पकड़ ली और उसके बाद वो मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंच के भी उसको एक बार होश आया। सडनली उसको रियलाइज हुआ मुंबई में, उसको एकदम से घबराहट हुई, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से मदहोश हो गया। और उसके बाद मुंबई में वो कभी इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, वो बस भटके ही जा रहा था। अब मुंबई में बेसुधी की हालत में आरव वहां समुद्र किनारे एक बड़े पत्थर पे जाके बैठ जा। पानी उसके पैरों को छू रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा बस अपने भगवान को याद कर रही है। 1-2 दिन और रातें वो बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए उसी पत्थर पे बैठा रहता है। तीसरी रात करीबन 2-3 बजे बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती। आरव पूरी तरह भीग चुका था और अचानक उसके दिमाग में एक बात आती, मुझे मरना है। और ये सोचते ही उसने समुद्र की भयानक और गहरी लहरों में सीधे छलांग लगा दी। आरव बताता है कि वो पानी के अंदर बस डूब रहा था और वो जो डूबने की जो दहशत होती है, उस दहशत में पता नहीं उसको क्या अच्छा सा लग रहा था। पर यहीं पे देखो किस्मत की बात होती है दोस्तों। समुद्र की लहरें जैसे उसको लेके गई वैसे ही उसको वापस लाई और उसको जोर से एक चट्टान पे लाकर पटक दिया। जब वो चट्टान पे टकराता है तो आरव बताता है कि उसको इतनी जोर की चोट लगी पीठ पे। वो होता है ना कभी पीठ पे एकदम स्पाइन पे आपको चोट लगती है तो पूरी बॉडी में करंट्स आ जाते हैं। वो इतना जोर का झटका लगता है आरव को कि आरव को एकदम अपने होश में वापस आ जाता है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है। आरव को जैसे होश आता है वो देखता है वो पूरा भीग चुका है, वो बारिश में खड़ा है और उसको भयानक भूख लग रही होती है। वो जाता है और सड़क पे जो सड़क किनारे जो नहीं होते ब्रेड पकौड़े वकौड़े वाले, उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, भीख मांग के कुछ खाने के लिए लेता है। थोड़ी देर आरफ अपने होश में रहता है और जब तक वो कुछ समझ पाता है सडनली वो बताते हैं कि फिर से उसी स्टेट में चले जाता है। वो एकदम बेसुध हो जाता है। आरफ बताता है कि भैया इसके बाद का उसे बहुत कुछ तो याद नहीं है, पर जो ग्लिम्सेस हैं उसके दिमाग में उससे उसको ये तो पता चला था कि जैसे तैसे वो तिरुपति बालाजी पहुंच चुका था और वहां पे नंगे पैर वो यात्रा तय कर रहा था। इस टाइम पे वो कंप्लीटली बेसुध था। उसको लोगों की आवाजें तो सुनाई दे रही थी पर वो उनको जवाब नहीं दे पा रहा था। बस बेसुधी कह लो या किस्मत कह लो, आरव बस तिरुपति की जो यात्रा होती है पद यात्रा, नंगे पैर वो शुरू कर देता है और चलते चलते आरव का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। पर बीच बीच में उसके मन में बस एक ख्याल आता था कि प्रभु या तो सब ठीक कर दो या सब खत्म कर दो। फिर चलते चलते लोगों के बीच वो यात्रा पूरी करते और वहीं पे अपने बाल भी वो चढ़ा देते। ये सब दोस्तों आरव बता रहे हैं बिल्कुल बेसुधी में हो रहा है। उसको कुछ याद नहीं है। उसको घर से निकले हुए के बहुत दिन हो चुके हैं। इस टाइम पे उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी बीवी मर चुकी है, उसकी छोटी बच्ची मर चुकी है। उसको कोई आइडिया नहीं था। घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं, कोई ट्रेस नहीं है, कुछ उसका पता नहीं चल रहा है। अब आरव को भटकते हुए 20 दिन हो चुके थे और बीच बीच में वो कह रहा था ना आरव को धीरे धीरे होश आता था थोड़ी थोड़ी देर के लिए। इस बार जब आरव को होश आता है तो उसको सडनली अपने घर के ही ध्यान आता है, उसको अपने परिवार के ध्यान आता है और वो अपना फोन ऑन करने का ट्राई करता है। फॉर्चुनेटली उसका फोन अभी भी उसकी जेब में था। ये देखो दोस्तों किस्मत ये होती है।
फोन बंद था, बैटरी ऑफ थी, तो वो जाता है, उसको किसी तरह चार्ज पे लगाता है और अपने फोन को ऑन करता है। जैसे आरव का फोन ऑन होता है तो नोटिफिकेशन चले जाता है हर जगह, तो आरव के फोन में उसके पिताजी कॉल करते हैं। आरव की जब अपने पापा से बात होती है तो वो थोड़ा थोड़ा बेसुधी में ही होता है, वो बताता है वो तिरुपति में है। तो जैसे ही उसके परिवार को पता चलता है कि वो यहाँ पे है, तो आरव के पिताजी, आरव के ताऊजी और एचपी पुलिस के 2 जवान वो फ्लाइट से सीधे तिरुपति पहुंचते हैं आरव को लेने के लिए। वो लोग तिरुपति पहुंचते हैं, फिर ढूंढते हैं तो आरव उन्हें दूर एक कोने में बैठा हुआ मिलता है। वो आरव को देखते हैं तो आरव की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। आप सोचो 20-22 दिन से बिना नहाए धोए, बिना कुछ खाए पिए कैसा हाल हो जाएगा। उनसे बदबू आ रही थी, उनका बदन सूख के एकदम कांटे सा लग रहा था। वो इतना बेसुधी में थे कि जब उसके ताऊजी ने उनके इष्ट देवता के चावल उन्हें दिए तो वो बिल्कुल पागलों की तरह चावल खाने लगा। और जैसे ही आरव ने वो चावल खाए तो आरव को हल्का हल्का सा होश आना शुरू होता है। आरव जब घर पहुंचा और जब आरव को पता चला कि उसकी वाइफ शीला और सुधी, उसकी प्यारी सी बच्ची, दोनों ही दुनिया छोड़ के जा चुके, तो आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव जो इतना अपने होश में आया था ना, वो फिर से उतना ही बेसुध हो गया। उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका था, वो अपना सर दीवारों पर पटक रहा था, वो खुद को मार देना चाहता था। अब आरव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो आरव के ताऊजी का बेटा एक यात्रा पे केदारनाथ जा रहा था, तो वो आरव को अपने साथ केदारनाथ ले गया। जब केदारनाथ आरव गया, वो ऑलरेडी थोड़े ट्रांस मोड में तो था ही, वो बहुत ज्यादा शॉक में था, बहुत बड़ा लॉस उसको हुआ था। और आरव बताता है कि वो जो यात्रा थी ना उसकी, केदारनाथ जाना, दर्शन आना, वो सब चीजें उसके लिए बहुत ही डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था। कई जगहों पे उसे ऐसा लगा जैसे मानो बादल में उसे साक्षात भोलेनाथ दिख रहे हो। कई जगहों पे उसे ऐसा लगा कि जो शिवलिंग होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, वो चमक रहे हों, शिव जी की जो मूर्ति, उनकी आंखें चमक रही हूँ। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस उसे हुए। पर उस यात्रा को खत्म करके जब तक वो वापस घर आया तो वो काफी शांत हो चुका था। वो बहुत सैड था, बहुत ज्यादा डिप्रेस था, पर वो जो बेसुध था ना, जो पागलपन था उसका, वो काफी हद तक सेटल डाउन हो चुका था। अब साल 2025 अगस्त का महीना, यानी पिछले साल की बात है, ये डरावना सिलसिला फिर से शुरू होता है। आरव किसी काम से रामपुर गया था और उन्हें शाम की बस से वापस आना, पर अचानक उसका दिमाग फिर से ब्लैकआउट हो जाता है। आरव को जैसे रियलाइज होता है कि क्या हो रहा है, तो वो अपने ताऊजी के बेटे को कॉल करता है, पर अनफॉर्चुनेटली ताऊजी के बेटे ने उसी वक्त वो फोन नहीं उठाया। आरव को घर आना था, पर आरव का खुद से कंट्रोल छूट चुका था। इसके बाद आरव बताता है कि ही वेंट कंप्लीटली ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड एज इन उसको कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका था। उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, कुछ याद नहीं है। आरव बार बार लोगों से बस यही बातें बोल रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। वो हर आदमी से यही बातें बोले जा रहा था। आरव पता नहीं कैसे मेरठ जाने वाली बस में बैठ गया और उसके 20 दिन बाद आरव को जब होश आता है, वो देखता है कि वो सड़क में लेटा हुआ है। उसके बगल में उसके पिताजी खड़े हैं, वो रो रहे हैं और वो झारखंड के बीच एक कांवड़ यात्रा के दौरान वहां पे लेटा हुआ है। पता नहीं कहां से होते हुए वो कहां से कहां पहुंच गया, पर उसको कोई मेमोरी नहीं है। उसके पिताजी बताते हैं कि वो 20 दिन तक उसे ढूंढ रहे थे और जब फाइनली अब उसकी लोकेशन मिली तो वो, उसके ताऊजी का बेटा और 2 पुलिस वाले की मदद से वो लोग आए। उन्होंने आरव को लोकेट किया और देखा कि वो पागलों की तरह बेसुध होकर सड़क पे लेटा हुआ है, कावड़ों के बीच में चले जा रहा है, कुछ होश नहीं है, कुछ आवाज नहीं है। वो देखते हैं कि आरव के शरीर पे बहुत सारी चोटें थी, आरव सूख के एकदम कांटे की तरह हो चुका था और बहुत तकलीफ में था। फिर उन्होंने इष्ट देवता के दिए हुए चावल लिए और आरव के मुंह के अंदर डाले और उसके 10 मिनट बाद अब जाके आरव को होश आया। आरव को एक नई जिंदगी सी मिली थी। इसके बाद उसके पिताजी आरव को घर वापस लेके जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। साइकियाट्रिस्ट से भी मिलते हैं, डॉक्टर से भी मिलते हैं, उसको फ्लूइड्स वगैरह चढ़ाते हैं क्योंकि वो बहुत वीक हो चुका था। उसका 10 kg वेट लॉस हो चुका था। और उसके बाद वो आरव को लेके जाते हैं इष्ट देवता के पास। इष्ट देवता इस बार जैसे ही आरव को देखते हैं, वो एकदम से बोल पड़ते हैं, मैंने इसको 3 बार मरने से बचाया है, कितनी जाने मांगेगा तू, अब जा, मेरा आशीर्वाद है। और इसके बाद इष्ट देवता के कहने पे ही आरव के पिताजी उन्हें गांव से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां पे एक बाबा रहते थे। वो बाबा अभी भी वहीं पे रहते हैं दोस्तों। उन बाबा का नाम था असरबाज बाबा। वो शिकारी माता के गुड़ थे और उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धियां हासिल करी हुई थी। जैसे ही आरव के पापा ने आरव के बारे में पूछा, बाबा ने एक ऐसा सवाल किया जिसने आरव के होश उड़ा दिए। 2021 में किससे हुआ था तेरा? कौन था तेरे पीछे? किससे था कलेश? आरव ने बस सर नीचे किया और बस उसने हल्की सी आवाज में बोला, मेरी बुआ से। बस बाबा ने तब उस खौफनाक सच से पर्दा उठाया जिसे सुनकर सब दंग रह गए। बाबा ने बताया कि उस औरत ने उनके ऊपर सिरमौर की एक ऐसी भयानक देवी लगा रखी है जिसका नाम हिमाचल के इलाके में डर के मारे कोई लेता तक नहीं है। उसे उल्टी देवी भी कहते हैं। बाबा ने साफ कहा कि जो भी इस देवी का शिकार बनता है,
वो इंसान जिंदा ही नहीं बचता। उसने तेरी सबसे प्यारी चीज, तेरी बीवी, तेरी बेटी को तुझसे छीनकर तेरा पूरा संसार उजाड़ दिया। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पत्नी और बच्चे की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उनकी सगी बुआ का किया हुआ कत्ल था। बाबा ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ वही हो सकता है जहां उस देवी का असली मंदिर है, सिरमौर में। बाबा के कहे अनुसार आरव और उसके पिताजी सिरमौर जाते हैं और वहां के नियम के मुताबिक उस तांत्रिक असर को खत्म करने के लिए मंदिर में एक कील ठोकनी पड़ती थी। वहां मंदिर में दोस्तों एक कील ठोकते थे और उस पर जब पूजा करी जाती थी तो कहते थे कि वो तंत्र मंत्र जो है खत्म हो गया। पर उस मंदिर में एक नियम और था, अगर आप वहां पे एक की जगह 2 कील ठोक दो तो उस गंदे जादू टोने का जो पूरा प्रभाव है वो उल्टा करने वाले पे ही चले जाता था और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती थी जैसे आपकी हो रही थी। लेकिन आरव बहुत साफ दिल का था। आरव ने अपने पिताजी से कहा कि मैं अपनी बीवी को खो चुका हूँ, अपनी बेटी को खो चुका हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, पर चाहे कुछ भी है मैं आगे अपनी जो जिंदगी है मैं एक कातिल की तरह नहीं जी सकता। जिसने गलत किया है ऊपर वाले ने दिया है और ऊपर वाला ही लेगा। उसने मुझे भी बचाया है और अगर सजा देनी होगी तो वही सजा देगा। हम सिर्फ एक ही कील ठोकेंगे। और इसके बाद उन्होंने वहां पे सिर्फ एक कील ठोकी और वो करके वो लोग घर वापस आ गए। अब जब ये लोग सिरमौर माता के मंदिर से वापस घर आए तो इनकी जो बुआ थी उनको शायद भनक लग गई थी कि ये लोग वहां होके आए हैं और शायद उसी टोटके के उल्टा होने का डर था या कुछ तो था कि वो इनके वापस आने के बाद इनके घर आती है और इनके घर आके हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है, इनके पैरों पे गिर जाती है। आरव और आरव के पिताजी दोनों ही बहुत हैरान थे कि इतनी बदतमीज महिला जिसने पिछले कई सालों से उनकी जिंदगी को नरक बना दिया, उनकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ उजाड़ दिया, वो औरत पैरों में गिर रही है, पैरों में गिर के माफी मांग रही है। ये कैसे हो सकता है? आरव तो बेचारा इतना सीधा है कि आरव का दिल उससे ही पसीज गया। पर आरव को पता था कि ये जो औरत है ये कुछ भी हो जाए उनका भला नहीं चाह सकती। शायद ये कोई नई साजिश थी कि शायद माफी मांग के हाथ पैर जोड़ के या तो वो अपने टोटके के असर को कम करना चाहती थी या फिर उनके घर में फिर से घुस के इनको डैमेज करना चाहती थी। आरव के पिताजी ने उसे घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया। घर के बाहर से ही उसको बोला उन्होंने, तुझ जैसी बहन होने से अच्छा तो भगवान दुश्मन से मिलवा दे। तुझसे 1000 गुना अच्छे तो वो दुश्मन है जो सामने से वार करते हैं, पर तूने जेलसी और अपने खराब नेचर और अपने मन में इनसिक्योरिटीज की वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। बचपन से तुझे मैंने पाला, तुझे सपोर्ट किया, बहन ने अपनी बच्ची की तरह तेरे को हमेशा पाला और तूने बदले में क्या दिया मुझे? निकल मेरे घर से। और उसके बाद वो बुआ को वहां से जलील करके निकाल देते। बुआ बगल वाला घर को छोड़ के गांव चले जाती है। गांव में भी बुआ को बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया गया दोस्तों, कोई उनसे बात नहीं करते और जब वो दूर से आ रही होती है ना तो बच्चे उनसे डर के भाग जाते हैं। चुड़ैल आंटी के नाम से सब उन्हें बुलाते हैं और गांव में एक इंसान ऐसा नहीं है जो उनको प्यास में पानी तक पिला दे। बहुत बुरी हालत हो चुकी है उसकी। आरव की भी दोस्तों जिंदगी अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है। ऑल्दो अपनी बीवी और बच्चे के लॉस से बहुत ज्यादा डाउन है, डिप्रेस्ड है, पर वो बताता है कि उसने अब एक जॉब ढूंढी है। 22-23 हज़ार रुपये उसे महीने के मिलते हैं और उसका मोटिव जीने का बस अब एक ही है, उसके बूढ़े माता पिता की सेवा करना, उस बाप की सेवा करना जिसने उसको उस गर्त की गहराइयों से निकाल के ठीक करा है। सो दोस्तों, ये थी आरव की स्टोरी और कितनी खतरनाक कहानी है ना। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मैं कैमरे के आगे नहीं हूं दोस्तों, बिकॉज आई टोल्ड यू ना आई एम नॉट वेल। तो दोस्तों बस एक गेट वेल सून भी लिख देना, मुझे अच्छा लगेगा। एंड मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, फिर से अपने वही सेटअप में बढ़िया से फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। बाय।